नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। चूंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं, किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐलान हो सकता है, चुनाव आयोग कर सकता है। और इस बीच सरकार की कोशिश है, चूंकि वहां राज्य में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो सरकार की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोक लुभावन योजनाएं शुरू कर दी जाए और बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया जाए। सो हो भी रहा है। और इधर विपक्ष पूरी ताकत में है कि वो सरकार की, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी नीतियों को, प्रोग्राम्स को, उनकी जो सरकार विरोधी छवि है उसको कितना उभार पाए। लेकिन जो दो मुख्य गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, इनके बीच में अभी सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं हुआ है। न तो एनडीए गठबंधन में और न ही इंडिया गठबंधन में। एनडीए गठबंधन की हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से जो दो बड़ी पार्टियां हैं, छोटे दल तो है ही, सीटों को मांगने, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने की कोशिश में है। जो बड़े दल हैं यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, दोनों के बीच में भी अभी कोई तालमेल नहीं हो पाया है। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े और बीजेपी कम पर लड़े, और बीजेपी चाहती है कि कम से कम आधी आधी सीटें उन लोगों को मिले और बाकी सीटें मिल जाएं सहयोगियों को। खैर, इंडिया गठबंधन में भी ज़बरदस्त तरीके से पेंच फंसा हुआ है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जब वोटर अधिकार यात्रा रही, 16 दिन तक चली है, तो उस यात्रा में के दौरान जितने भी घटक दल थे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता हों, सीपीआई माले खास तौर पर वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी है और सबसे वामपंथी दलों में सबसे ज़्यादा उसका जनाधार है, सबसे ज़्यादा उसके पास सीटें भी हैं, उसके नेता हों दीपांकर भट्टाचार्य या फिर तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी, वहाँ कोई भी, किसी भी पार्टी के नेता इस बात की चर्चा नहीं कर रहे थे कि सीट शेयरिंग पर कोई यहाँ पर मुद्दा है, मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई चेहरा है। उनका यह कहना था कि अभी हम लोग केवल वोटर अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं, एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ना है तो उस पर बात नहीं होगी, ये संभव नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर जो जहां तक खबर है, हमारी खबर है, उस पर यह है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी कम से कम उतनी सीटें तो ज़रूर चाहती है जो जितनी सीटों पर उसने पिछली बार चुनाव लड़ा था। और यहाँ केवल उतनी सीटें ही नहीं चाहती है, बल्कि वो सीटें चाहती है, सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसके उम्मीदवार जीत सकें। चूँकि आपको पता होगा 2020 में गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी, लेकिन जीत उसकी महज 19 सीटों पर हुई। ज़्यादातर सीटों पर वो हार गई। पर इन 19, ये जो 70 सीटें हैं, इनमें 30 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जहां न तो कभी आरजेडी जीती थी और न ही कभी कांग्रेस पार्टी, यानी उस वहां पर उनका आधार ही नहीं था। अब ऐसी जगह पर उनको अगर सीट दे भी दी गई तो क्या फ़ायदा था। हाँ, लेकिन बावजूद इसके उसका जो और सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो कई जगह सेकेंड पोल किया था, 19 सीटें जीती भी थी। और इन सब के बाद में अब कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो करीब 35 से 40 सीटों पर पूरी तैयारी कर रही है और उसकी चाहत है कि ये सीटें उसको ज़रूर मिले। उसके बाद वो 30 और सीटें ऐसी जहां पर उन्होंने होमवर्क कर रखा है। दूसरी तरफ 2020 में ये कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल गई थी, और सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी ताज़ा तरीन बयान दिया है कि मैक्सिमम ज़्यादा सीटों पर लड़ने की बजाय बेहतर यह है कि उन सीटों पर लड़ा जाए जहां पर आपकी जीत की संभावना हो। 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, उसने 75 सीटें जीती थी। तो अब सीट शेयरिंग को लेकर, अच्छा हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, माले के साथ कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन माले भी चाह रही है, उसका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था। माले ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीत ली थी। तो माले की कोशिश है कि उसको कम से कम 40 सीटें मिले, या जो वामपंथी पार्टियां हैं, सीटें तो 243 ही हैं। इधर मुकेश सहनी जो 11 सीटें पाए थे पिछली बार एनडीए में, अब वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो भी 60 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो खैर,
इन पर उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में है। राहुल गांधी जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर बिहार में एसआईआर का मुद्दा हो, इन सब चीज़ों की वजह से या फिर जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिन मसलों को वो उठा रहे हैं उनको लेकर, यात्राओं को लगातार यात्राओं को लेकर, बिहार में भी कई यात्राएं उनकी हो चुकी हैं और लोकप्रियता की दृष्टि से देखा जाए तो तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही है। इस लोकप्रियता का निश्चित तौर पर असर भी दिखाई पड़ेगा किस पर? चुनाव पर, नतीजों पर। लेकिन आरजेडी सीटें भी ज्यादा लेने की कोशिश में है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे। हालांकि बहुत स्पष्ट है कि अगर चेहरा घोषित करके लड़ाना होगा तब भी तेजस्वी यादव का ही नाम घोषित होगा, नहीं भी घोषित होगा तो बाद में तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जहां तक हमारी जानकारी है वो यही है कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करके ही चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। पर कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं, जिस तरह से लालू यादव का परिवार, तेजस्वी यादव का परिवार आपसी विवाद में उलझा हुआ है और उसमें तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, उनके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, पार्टी के ही नेता या उनके ओएसडी कह लीजिए, उनके सलाहकार कह लीजिए, संजय यादव, उनको लेकर उनके घर में ही, भाई बहनों में ही जबरदस्त विवाद चल रहा है। जो बड़े वाले भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनको तो पार्टी ने ही बाहर निकाल दिया और वो बाहर हो गए, लेकिन अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी इस विवाद में कूद गई हैं और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पारिवारिक मतभेद आपस में बढ़ गए हैं। खैर, ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन चूंकि सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। इधर 16 तारीख से तेजस्वी यादव जब अपनी यात्रा लेकर निकल पड़े, वहाँ बिहार अधिकार यात्रा, तो बिहार अभी वोटर अधिकार यात्रा हुई ही थी। तर्क ये दिया गया कि जिन जगहों पर वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा पाई थी, 22-23 जिलों में गई थी, बाकी जिलों में नहीं जा पाई थी, वहां के लिए यात्रा निकाली जा रही है। कल यात्रा का समापन भी हो गया वैशाली में। अब वैशाली में समापन के बाद ये सवाल उठा कि जब तेजस्वी यादव यात्रा लेकर जा रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी के बैनर, पोस्टर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है बिहार में और सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में हो रही है, पहली बार हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब समझौता कम सीटों पर इसलिए भी नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि आरजेडी अकेले या जो अगर गठबंधन में कांग्रेस पार्टी नहीं शामिल होती है तो फिर गठबंधन में वो मजबूती नहीं आ पाएगी। एक जो बड़ा तबका है एक दलितों के वोट का, दलितों में भी अगर रविदास और पासवान को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी दलित आबादी है वो पड़ती है करीब 8%। मजबूती के साथ वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, ओबीसी समुदाय से आते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा है और जिस तरह से अल्पसंख्यकों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये 8-9% का वोट इंटैक्ट है गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पास, और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से। जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस हैं, ईबीसी जिसको कहते हैं, लगभग 24% वोट उनका है। वो भी इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका भी झुकाव दिखाई पड़ रहा है और जो माइनॉरिटी है उनका भी झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर है। तो इतने बड़े वोट बैंक को किनारे कर देना ये संभव नहीं होगा अगर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अलग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर कोशिश ये हो रही है कि गठबंधन में किसी तरह का फ्रैक्शन ना आए, पर जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये तालमेल दिखाई पड़ा है सारी पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो माले हो, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, आरजेडी हो, मुकेश सहनी, पूरे यात्रा के दौरान ये तालमेल बहुत अच्छा दिखाई पड़ा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद सीट शेयरिंग तक आते आते, बात आते आते अब इसमें कुछ फ्रैक्शंस दिखने लगे। पर ये सबको पता है, खासतौर पर आरजेडी को ये मालूम है कि अगर कांग्रेस पार्टी साथ नहीं रहती है तो हम कुछ भी कर लेंगे, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं।
सरकार बनाने के करीब भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर 243 सीटों पर भी आरजेडी चुनाव लड़ लेती है और कांग्रेस पार्टी भी इस सारी सीटों पर अलग चुनाव लड़ लेती है, तो फिर किसी भी स्थिति में कांग्रेस को भी कितनी सीटें पा जाएगी कहा नहीं जा सकता, आरजेडी कितनी सीटें पा जाएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम इतना होगा कि आरजेडी अकेले दम पर सरकार बनाने से रही। और अब अगर एक बार फिर आरजेडी सरकार बनाने में विफल रही तो फिर अगली बार के लिए उसके सामने स्थितियां बड़ी कठिन हो सकती हैं, क्योंकि फिर इधर कांग्रेस पार्टी की भी एक पैठ जो है, जो पिछले करीब 30-40 साल से वहां से पूरी तरह से गायब दिखाई पड़ रही है, अब स्थिति आ रही है कि अब उसका पेनिट्रेशन राज्य में बड़ी तेजी से हो रहा है। अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा जाए तो उसको फायदा ही होना है। अभी उसके पास 16 ही सीटें हैं, 70 सीटों पर लड़ेगी तो 70 पर ही उसका जनाधार होगा, बाकी 243 सीटों में जो बची हुई सीटें होंगी उनमें उसका कोई जनाधार नहीं बढ़ना है। तो कई लिहाज से कांग्रेस पार्टी भी इस पूरी तैयारी में है कि वो गठबंधन का साथ तभी देगी जब गठबंधन में उसके लिए भी पर्याप्त सीटों की व्यवस्था होगी। ये राज्य इकाई से भी ये दबाव है और सेंटर में भी, केंद्रीय स्तर पर भी ये देखा जा रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ये कुर्बानी करेगी। दूसरी बात और है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अब पूर्णिया से सांसद जो पप्पू यादव हैं उनका महत्व बढ़ रहा है, उनके बढ़ते महत्व को देखते हुए भी आरजेडी की तकलीफें बढ़ रही हैं। इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि पप्पू यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों पसंद नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि पप्पू यादव ये तक कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन के नेता हैं। बावजूद इसके उनको आपने देखा था लोकसभा चुनाव के समय पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे पाई, जबकि टिकट देने का वादा करके ही वो शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी का विलय कर दिया था पप्पू यादव ने। पर गठबंधन की मजबूरियां थी, वो नहीं दे पाई, लेकिन पूर्णिया से अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े पप्पू यादव और जीत गए। तो पप्पू यादव जिस तरीके से कांग्रेस में सक्रिय हैं और कांग्रेस का राहुल गांधी की बार बार की यात्राओं से, राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दों से जो जनाधार बढ़ रहा है, आरजेडी की तकलीफें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन आरजेडी की भी मुश्किल ये है या मजबूरी ये है कि वो कांग्रेस के बिना चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये अब इतना बड़ा जुआ वो नहीं खेल सकती, इतनी बड़ी गैम्बलिंग नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में उसको इस बात का नुकसान हो चुका है। उसके सामने एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस बुद्धिमानी के साथ और जिस पेशेंस के साथ सीटों का समझौता किया, सीटों पर टिकट बांटे, उसका साफ नतीजा, सीधा नतीजा दिखाई पड़ा कि यहाँ 37 सीटें लोग जीत ले गए। भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो कि दावा कर रही थी कि 70 से ज़्यादा सीटें वहाँ उत्तर प्रदेश में जीतेगी, लेकिन बिहार में वही बात नहीं बन पाई। अगर उसी तरह के इक्वेशन बन गए होते, उसी तरह का एक तालमेल बन गया होता, तो शायद बिहार से भी लोकसभा में यूपी की ही तरह ठीक ठाक सीटें आ गई होती। ऐसा हो नहीं पाया, वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू को उसका फायदा मिल गया। अब विधानसभा चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव उसी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे जिस बुद्धिमत्ता का परिचय लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने दिया था, या फिर वो किसी और रणनीति में है, कांग्रेस को पीछे करने की रणनीति वो बना रहे हैं कि अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ी या ज़्यादा उसके विधायक हो गए तो आने वाले दिनों में उसका जनाधार और बढ़ेगा। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी जिसका जनाधार है और गठबंधन में शामिल हैं, तो सबके जनाधार मिलाकर एक बहुत अच्छी स्थिति में इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इनमें कोई भी फ्रैक्शन अलग होता है, जो छोटे दल हैं वो भी, चाहे उन छोटे दलों की भी अपनी अहमियत है, हर जिले में जिन जगहों पर भी उनके 8%, 10%, 15% वोट हैं, बहुत मायने रखते हैं किसी भी गठबंधन को जिताने में। तो अब देखना है क्या होता है, लेकिन इस समय एनडीए गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में भी सीटों को लेकर जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। अब देखना यह है कि चुनाव के ऐलान से पहले ये ये दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं सीट शेयरिंग वाली, वो दूर हो जाती हैं, या फिर चुनाव के बाद या कुछ और ही होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।